मैंने एक लड़की को 4 गुंडों के चंगुल से बचाया था। उस झड़प में मुझे बहुत चोटें आई और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। उस दिन के बाद से वह लड़की मेरी बहुत देखभाल कर रही थी। उस रात वह मेरे घर आई थी। मेरे सामने बैठकर बेहद शांत कोमल आवाज में मुझसे बात कर रही थी। वह कुछ क्षण मेरी आंखों में गहराई से देखती रही। मेरे हाथ पर लगी चोटें देखकर उसकी आंखें भर आई। वह भावुक हो गई और अचानक मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उस वक्त उस घर में सिर्फ वह और मैं, हम दोनों ही थे। और आगे जो हुआ वह हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला क्षण था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। मैं 29 साल का हूँ, एक साधा गरीब गांव का लड़का। मेरी पूरी पढ़ाई गांव में ही हुई और कुछ महीनों पहले ही मैं नौकरी की तलाश में शहर आया हूँ। घर की हालत हमेशा तंगी में ही रहती। माँ बाप दिन भर खेतों में मेहनत करके जैसे जैसे तैसे घर का गुजर बसर चलाते थे। मैं शहर की नई नौकरी से जो थोड़े बहुत पैसे कमाता उससे कुछ घर भेज देता और बाकी जितना हो सकता बचा कर रखता था। मेरी शादी की उम्र तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हमारा घर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, न ज्यादा खेती और न सरकारी नौकरी। इसलिए कई लड़कियों के घर से नकार मिलती रहा। फिर भी माँ बाप रात दिन मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने की कोशिश करते थे, पर किस्मत मानो साथ देने को तैयार ही नहीं थी। उस सुबह मैं हमेशा की तरह ट्रेन से ऑफिस के लिए सुबह के 9 बज चुके थे। ट्रेन समय पर आई, पर अंदर लोगों की भयानक भीड़ थी। धक्का मुक्की, शोरगुल, प्लेटफॉर्म पर चिल्लाने की आवाजें, शहर की यह भागदौड़ अब मेरे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हर स्टेशन पर भीड़ और बढ़ती जा रही थी और डिब्बे की खाली जगह पल पल गायब हो रही थी। लेकिन मेरे सामने की एक सीट अभी भी खाली थी और मुझे खुद नहीं पता था कि दिल में कहीं छुपी किसी उम्मीद के कारण मैं वो सीट जानबूझकर बचाकर रखे हुए था। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। मैं हमेशा की तरह खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। भीड़ से निकलती उसकी वह झलक एक पल को दिल थाम कर देखने पर मजबूर कर रही थी। गुलाबी साड़ी, साफ गोरा चेहरा, खुले काले घने बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक, साधी निर्मल मगर मन को रोक देने वाली सुंदरता। इतनी भीड़ में भी वो अलग ही लग रही थी, जैसे किसी शोरगुल भरी दुनिया में एक शांत सुबह उतर आई हो। भीड़ देखकर मुझे लगा कि उसे बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सामने की खाली सीट पर अपना बैग रखकर वह जगह बचा कर रखी। कई यात्री आकर पूछ रहे थे सीट है क्या, पर मैं सहज ही कह देता मेरा दोस्त आने वाला है। और सच कहूँ तो मुझे ये झूठ बोलना बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा था, क्योंकि मन के किसी कोने में वह जगह मानो उसी के लिए ही थी। कुछ देर बाद वह धक्का बुक्की से होती हुई पीछे से आगे आई। उसे देखकर मैं तुरंत बैग उठा लिया और उसे बैठने की जगह दे दी। उसने मेरी तरफ देखकर जो हल्की सी मीठी मुस्कान दी, उसने मेरा पूरा दिन रोशन कर दिया। थैंक यू, उसने कहा, इतनी नाजुक आवाज में कि सुनते ही मन में एक नरम सा सुकून फैल गया। वह बैठकर खिड़की की ओर देखने लगी। सुबह की ठंडी हवा उसके बालों में लहरें बना रही थी और उस रोशनी में उसका चेहरा और भी ज्यादा खिलकर नजर आ रहा था। उसी पल पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली मुलाकात में ही दिल पर एक अजब सा असर छोड़ जाते हैं। मैं अनायास ही उसे देखता रहा और अचानक उसकी नजर मेरी नजर से टकरा गई। मैंने तुरंत नजर नीचे कर ली, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। 4-5 स्टेशन पीछे छूट गए और आखिरकार मेरा स्टॉप आ गया। मन में एक अजीब सी खींच थी। उतरना भी पड़ रहा था और ये भी लग रहा था कि काश ट्रेन आगे ही न बढ़े। मैं उतरकर खिड़की की ओर देखता रहा और उसी पल वह भी बाहर की ओर देख रही थी। हमारी नजरें मिली और उसने फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। उस एक मुस्कान ने जैसे सिर्फ मेरा पूरा दिन ही नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक मेरा मन रोशन करने रख दिया। उस दिन के बाद
रोज एक खूबसूरत आदत बन गई। मैं जल्दी आकर वही सीट पकड़ कर रखता और वो आती तो वही बैठती। उसका हर दिन का थैंक यू, उसके चेहरे की कोमल मुस्कान, ये सब मेरे दिन की शुरुआत को अविस्मरणीय बना देता। धीरे धीरे उसकी राह देखने की, उसके मुस्कुराने मुस्कुराने की, उसके आने की यह मीठी सी लत लग गई। शनिवार का दिन था। भीड़ रोज से दोगुनी थी। धक्का बुक्की इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। फिर भी मैंने वही जगह उसके लिए बचा कर रखी थी, क्योंकि अब वह सीट सिर्फ एक सीट नहीं रही थी, बल्कि मेरे रोज के जीवन में एक छोटी सी मगर दिल को छू जाने वाली उम्मीद बन गई थी। उसके आने से मैं फिर वही मुस्कान देखने वाला था। वह आई, हमेशा की तरह मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान दी और शांत होकर बैठ गई। मगर आज उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक हल्का सा तनाव दिख रहा था, शायद भीड़ की घुटन या कोई अनजानी बेचैनी। और उस दिन ट्रेन में 4 गुंडे चढ़े थे। भीड़ को धक्का देते, पैर कुचलते, लोगों को धकेलते हुए वे आगे आए और मेरे सामने बैठी उस लड़की को उन्होंने अनजाने में नहीं बल्कि साफ तौर पर निशाना बनाया। उनकी नजरों में कुछ गंदा, घटिया और डर पैदा करने वाला भाव भरा हुआ था, जैसे किसी पर हक जमाने का और उसे डराने का अधिकार उन्हें किसी ने दे रखा हो। एक काला घुंघराले बालों वाला ताकतवर लड़का, दूसरा गोरे रंग का साफ टी शर्ट पहने हुए, साथ में 2 ठिंगने सावले घनी मूछें बढ़ाए हुए। ये तीनों ही नहीं बल्कि चारों पूरे मवाली लग रहे थे। किसी के सिर पर कपड़ा बंधा था, किसी के हाथों में मोटी मोटी सोने की अंगूठियां। ट्रेन में उनका हंगामा साफ महसूस हो रहा था। लोग उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। जो मेरे सामने बैठी उस मासूम सुंदर लड़की को देखकर आपस में अश्लील बातें, गंदी टिप्पणियां कर रहे थे। क्या जबरदस्त आइटम है, एक रात मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। हाथ लगाया तो चिड़िया की तरह फड़फड़ाएगी। ऐसे शब्द वे धीरे नहीं बल्कि सबको सुनाई दे ऐसे बोल रहे थे, जैसे उसके मन में डर बैठा कर उसे असहाय होते देखना ही उनकी मजा हो। यह सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। गुस्सा, शर्म, बेबसी सब एक साथ मिलकर दिल में जलती हुई आग की तरह उठने लगी। मैं इस शहर में नया था, किसी को जानता नहीं था, कोई ताकत नहीं। फिर भी मेरे सामने एक लड़की ऐसे गुंडों के झुंड के हाथों अपमानित हो रही थी और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। यह सोचकर ही दिल में चीख निकलने लगी। वह लड़की सिर झुकाकर बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, चेहरे पर शर्म की दर्द की तरह साफ दिख रही थी। वह हर पल इस उम्मीद में इधर उधर देख रही थी कि कोई उसे बचा लेगा, मगर भीड़ में लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी के पास हिम्मत नहीं थी, किसी के पास समय नहीं था और किसी को परवाह ही नहीं थी। एक स्टेशन पीछे छूटा तो वे गुंडे जानबूझकर भीड़ का फायदा उठाकर उसके शरीर को छूने लगे, कभी उसके हाथ को, कभी कंधे को, और एक ने तो बेहाई की सारी हदें पार करते हुए उसके गाल पर भी हाथ फेर दिया। वह सिसकती हुई कांपती आवाज में बोली, कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। पर वे हंसते हुए बोले, हम किसी से नहीं डरते, तुझे जो करना है कर। और यह कहते कहते एक ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। यह पल मेरे लिए सहन शक्ति की सीमा का अंत था। मेरे सामने कोई एक लड़की का इस तरह अपमान कर रहा था और अगर मैं चुप रहता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं खड़ा हो गया, शांत रहकर खुद को संभालते हुए कहा, भाई उसका हाथ छोड़ दो। मगर उन्होंने मेरी तरफ देखकर भी जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर का गुस्सा अब काबू में नहीं रहा। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और बिना एक पल सोचे मैंने उस गुंडे के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। उसके चीखने से पहले ही बाकी 3 मेरे ऊपर टूट पड़े। लेकिन मैं गांव का था, कमजोर नहीं था। मैंने भी लात घुसे कोने से 2-3 को अच्छी तरह मार गिराया। फिर भी वे 4 थे और निर्दयी थे। कुछ ही पलों में उन्होंने मुझे नीचे पटक दिया। उनके जूते मेरी पीठ, पेट, चेहरे पर पड़ने लगे। सिर घूमने लगा। वह लड़की कांपते हाथों से उन्हें रोकने की
विनती कर रही थी, प्लीज रुकिए, इसे मत मारिए, इसका कोई दोष नहीं, ये तो मेरी मदद कर रहा था। लेकिन उन मवालियों के दिल में दया जैसी कोई चीज नहीं थी। उल्टा उसकी घबराहट देखकर वे और ज्यादा क्रूर होते जा रहे थे। बाकी यात्री सिर्फ देखते रहे, कुछ के चेहरे पर डर, कुछ पर बेरुखी, मगर कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस लड़की की आवाज रोते रोते भारी हो गई। अब वह मदद के लिए किसी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। एक पल में उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसने सीधे ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। तेज आवाज के साथ ब्रेक लगे, ट्रेन झटके से रुक गई, लोग लड़खड़ा गए और उसी क्षण माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। यह देखकर वे गुंडे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही चूहे की तरह भागते हुए कूद कर फरार हो गए। मैं वही फर्श पर आधा बैठा आधा गिरा पड़ा था। चेहरा सूज चुका था, होठ फटे चुके थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और मेरे दाहिने हाथ में इतनी तेज तकलीफ थी कि उसे हिलाना तक संभव लग रहा था। दिल में डर बैठ गया था कि शायद हड्डी टूट गई हो। कुछ ही मिनटों में पुलिस दौड़ती हुई आई। उन्होंने भीड़ हटाई, हालत देखी और पूछताछ शुरू की। तब उस खूबसूरत लड़की ने डरते डरते रोते रोते सब बता दिया। 4 लड़के मुझे परेशान कर रहे थे और ये मुझे बचाने आया, इसे ही इन्होंने मारा। उसकी आवाज की कंपन, आंखों में भरा पानी और मेरी तरफ देखते समय चेहरे पर उभरती अपराध बोध की छाया साफ दिख रही थी, मानो वह खुद को ही दोष दे रही हो कि उसकी वजह से मुझे इतनी मार खानी पड़ी। वे लड़के कौन थे यह कोई नहीं जानता था, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। सिर्फ दर्ज करके मुझे तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा और वही में मेरे लिए सबसे अप्रत्याशित बात हुई। वह लड़की कोमल मेरे साथ ही जाने के लिए तैयार हो गई। उसने पुलिस से कहा, मैं साथ चलूंगी, इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर मेरा दिल किस तरह धड़क उठा, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेचर पर लिटाया, एक्सरे किया, खून की जांच की और बताया कि मेरा हाथ सचमुच फ्रैक्चर हो गया है। दर्द की उस गहरी अंधेरी घड़ी में ही भी मेरा ध्यान उसी पर जा रहा था। वह मेरे पास खड़ी थी, उसकी आंखों में जो चिंता थी वह ऐसे थी जैसे कोई अपने बेहद करीब इंसान को देख रहा हो। वह मेरे चेहरे पर हल्के से हाथ फेरते हुए धीमे धीमे कह रही थी, कहाँ चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है ना, सॉरी, मुझे बहुत सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो गलती उसकी हो और सजा मुझे मिल रही हो। मुझे उसे जवाब देना था, लेकिन मेरे चेहरे पर लगी चोट के कारण शब्द निकल नहीं रहे थे। मैं थोड़ा हिम्मत करके बोला, नहीं, कुछ नहीं, ठीक हो। लेकिन यह कहते वक्त भी मेरे होठों से दर्द की चीख निकलने जैसी स्थिति हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने टूटे हुए स्वर में कहा, अंकुश। और वह हल्का सा सिर हिलाते हुए बोली, मेरा नाम कोमल। और आप कहाँ रहते हैं, अंकुश? मैंने धीमे से कहा, यही पास की झोपड़पट्टी में, एक छोटी सी रूम में। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ममता उभर आई, मानो मेरे अकेलेपन पर उसे सच में दुख हुआ हो। वह बोली, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना। उसके इस वाक्य ने मेरे दिल में भारी हजारों पीड़ाओं पर जैसे मरहम रख दिया। उसी पल पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोगों की बातों में ऐसी जादू होती है जो दर्द को कम कर देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने मेरा हाथ प्लास्टर में बांधा, जख्मों पर दवा लगाई, 2 इंजेक्शन दिए और कुछ दवाइयाँ लिख दी। मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तभी ध्यान आया कि मेरे पैर पर भी लगी चोट के कारण चलना मुश्किल था। यह देखकर कोमल ने बिना एक पल सोचे मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सहारा देते हुए बोली, रुकिए, धीरे, गिर जाएंगे आप, मैं हूं ना, जरा ध्यान से। जैसे वह मुझे महीनों से जानती हो और मेरी तकलीफ पर उसका हक हो। वह मुझे धीरे धीरे एक बेंच तक ले गई, बैठाया और बोली, आप बैठिए, मैं बिल भर देती हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा आवाज बहुत कमजोर था
और शायद उसे इसी बात का दुख हो रहा था कि मैं दर्द सहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बिलिंग काउंटर पर गई। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता थी, न कोई हिसाब न कोई सोच। उसने मेरे इलाज के सारे पैसे खुद भर दिए। यह देखकर मेरी आंखों में अनायास आंसू आ गए, जिसे मैं 2 दिन पहले तक जानता भी नहीं था। वह लड़की मेरे लिए इतनी भागदौड़ कर रही थी, मैं उसे बस देखता ही रह गया। बिलिंग होने के बाद वह फिर मेरे पास आई। मेरे प्लास्टर लगे हाथ को संभालते हुए मुझे हॉस्पिटल के बाहर लेकर चली। बाहर आने के बाद वह लगातार माफी मांग रही थी। मेरी वजह से आपको इतना सहना पड़ा। आप इतने अच्छे दिल से मुझे बचाने आए और बदले में आपको चोट मिली। उसके शब्दों में अपराध बोध ही नहीं, बल्कि एक गहरा अपनापन था, जैसे वह मेरी हर चोट पर खुद मरहम लगाना चाहती हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वह बार बार ही यही कह रही थी, और उसकी आंखों में जो पछतावा था वह बिल्कुल सच्चा था, मानो सारी गलती उसी की हो और मेरी हर चोट उससे भीतर तक छूट टूट रही हो। मैं उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होठ फटे हुए, चेहरा सूजा हुआ होने के कारण मेरा बोलना साफ निकल ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने धीमे स्वर में कहा, चिंता मत कर, मगर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बोली, मैं आपको घर छोड़ती हूँ। तब मैंने कहा, नहीं, मैं रिक्शे से चला जाऊंगा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। लेकिन उसके चेहरे पर जो जिद थी वह किसी माँ की चिंता जैसी थी, फैसला लिया हुआ, दृढ़ और दिल से निकला हुआ। नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे, इस हालत में कैसे जाएंगे, उसने कहा, और मेरी कोई बात न सुनते हुए सामने से आती एक खाली रिक्शा को रोक लिया। उसने मुझे सहारा देकर धीरे से रिक्शे में बैठने में मदद की और खुद भी मेरे बिल्कुल पास बैठ गई। रिक्शा चलते समय मेरे हाथ में हुई दर्द की हलचल जैसे ही उसने देखी, उसने अपने दोनों हाथों से मेरा प्लास्टर हल्के से पकड़ लिया, जैसे वो दर्द भी वह खुद में समेट लेना चाहती हो। उसका चेहरा पास था, उसकी आंखों में ममता इतनी साफ दिखाई दे रही थी कि मेरा मन भीतर तक हिल गया, और मुझे पहली बार में एहसास हुआ कि कुछ लोग फरिश्ते बनकर जिंदगी में आते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। रिक्शा धीरे धीरे उस झोपड़पट्टी की ओर पहुंच रहा था। मैं उसे रास्ता बताता रहा और वह बड़े ध्यान से सुनती रही, मानो वह किसी बहुत अपने इंसान को उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दिल से निभा रही हो। रिक्शा जैसे ही हमारे गली में रुका, मैंने जेब से कमरे की चाबी निकाली और उसके हाथ में रख दी। मेरे कांपते उंगलियों को देखकर उसने एक पल रुककर मेरे हाथ को हल्के से छुआ और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने चाबी घुमाकर दरवाजा खोला और मेरी कमर पकड़कर मुझे अंदर ले गई। अकेला रहने के कारण कमरे में थोड़ा बिखराव था, कपड़े इधर उधर, बर्तन सिंक में, जमीन पर धूल, और यह देखकर मुझे शर्म सी लगी, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी हर हरकत में एक पल के लिए भी तिरस्कार नहीं था, बस चिंता और अपनापन। उसने मुझे खाट पर बैठाया और मैं बोला, क्या कर रहे हो तुम, इतना तकलीफ मत लो, तुम जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई। लेकिन उसने मेरा वाक्य जैसे सुना ही नहीं, मानो मेरी पीड़ा उसके लिए किसी भी मेहनत से ज्यादा मायने रखती हो। वह तुरंत पूरे कमरे को साफ करने लगी, जमीन बुहारी, बर्तन धोए, कपड़े ठीक से रखे। उसकी हर हरकत में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई चिड़चिड़ाहट, बल्कि एक घर की स्त्री जैसी शांत, संभालून काम करने वाली कोमलता थी। उसके बाद वह रसोई में गई, गैस जलाकर चाय बनाने लगी। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म चाय लेकर वह मेरे सामने आई और बोली, धीरे पीजिए, आपके मुंह पर चोट लगी है, गरम लगेगा। मैंने कप हाथ में लिया और पहला घूंट लेते ही चेहरे पर हल्की दर्द की लकीर उभर आई, और यह देखकर वह पल भर के लिए ठिठक गई, जैसे मेरा यह छोटा सा दर्द भी उसके मन को चुभ गया हो। चाय पीते हुए मैंने उसकी ओर देखा तो वह अचानक मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तो वह धीरे से बोली,
आप इस हालत में चाय पीते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उस मुस्कान ने मेरी सारी पीड़ा कुछ पलों के लिए भुला दी। कुछ देर बाद वह बोले, आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, नहीं नहीं, तुम क्यों कर रही हो, मैं कर लूंगा। लेकिन वह नरम आवाज में बोली, आपको दर्द है और जब मैं हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, बस। और सच में उसने चावल, रोटी, सब्जी, सुगंधित और बिल्कुल घर जैसा इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि मेरे मन को स्पर्श हो गया। उसने मेरे लिए थाली लगाई, पानी लाकर दिया। मेरा दाहिना हाथ फ्रैक्चर होने के कारण उसने थाली मेरी बाई तरफ ठीक से रख दी। मैं खाना खा रहा था और वह पूरे समय मुझे देखती रही, कभी मेरे चेहरे की ओर, कभी मेरे दर्द की ओर, कभी मेरी थकान की ओर। जब मैंने उसे भी खाने को कहा तो वह बोली, मुझे भूख नहीं। लेकिन मेरे जोर देने पर उसने अपने लिए एक छोटी सी थाली वही और मेरे साथ दो चार अन्य वाले खाए। उसी पल मुझे भीतर से महसूस हुआ, यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि दिल से भी बहुत खूबसूरत है। खाना खत्म होने के बाद वह बोली, आपका मोबाइल दीजिए। मैंने मोबाइल दिया। उसने अपने मोबाइल से मेरे नंबर पर कॉल किया और बोली, यह मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत कॉल कीजिए, मैं आऊंगी, चाहे रात हो या दिन। इतना कहकर कोमल ने मेरा मोबाइल हाथ में लिया, खुद ही मेरा नंबर कोमल के नाम से सेव किया और अपने मोबाइल में भी मेरा नंबर अंकुश के नाम से सेव किया। उस समय उसके चेहरे पर जो भाव थे वे किसी अनजान इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए होते हैं। मानो नंबर सेव करके ही वह मेरे जीवन में एक अनकही जगह बना रही हो। जाने से पहले वह मेरी ओर प्यार से देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, ख्याल रखिए, मैं कल आऊंगी। मैंने तुरंत कहा, अरे कोमल, इतना तकलीफ मत ले, तुम्हारे भी घर वाले होंगे, जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन उसने मेरा वाक्य पूरा ही नहीं होने दिया। तकलीफ नहीं, दिल से करती हो, इतना कहकर वह मुड़ी और धीरे धीरे चल दी। उसके कदमों में भी एक अजीब सी खींच थी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और वह गली के मोड़ पर जाकर ओझल हो गई। करीब 15-20 मिनट बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, मैं घर पहुंच गई हूँ, चिंता मत करो। वह मैसेज देखकर जो सुकून मेरे दिल में उतरला, वैसा एहसान मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। दर्द अभी भी था, लेकिन उसके एक मैसेज ने मन का भारीपन हल्का कर दिया। मेरा हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से मैंने ऑफिस में फोन करके 1 महीने की छुट्टी मांगी और वह तुरंत मंजूर भी हो गई। उस दिन मेरे दिल में अजीब सी मिली जुली भावनाएं भरी हुई थी। हाथ का दर्द, शरीर पर लगी चोटों का जलन सब था, लेकिन उसी के साथ कोमल नाम की एक लड़की मेरी जिंदगी में किसी गर्म रोशनी की तरह उतर आई थी। जैसे घने अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जल उठे हो और उसकी हल्की गर्माहट हर दर्द को नरम कर दे। उसी रात कब मैं उसके ख्यालों में खोकर सो गया, मुझे खुद को पता ही नहीं चला। सुबह तक उसका हंसता चेहरा, उसकी मीठी आवाज, मेरे घायल हाथ को थामते हुए उसकी हल्की सी कांपती उंगलियां, सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन सुबह किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं चौंक कर उठा तो घड़ी में 8 बज चुके थे। इतनी देर तक सोऊंगा यह सोचा भी नहीं था। फिर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला। सामने कोमल खड़ी थी, गुलाबी साड़ी में, बाल खूबसूरती से संवारे हुए, एक हाथ में गर्म खाना, दूसरे में एक छोटी सी पर्स। और सुबह की धूप में उसका चेहरा इतना उजला लग रहा था कि मैं कुछ पल बस उसे देखता ही रह गया। वह मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहे हो, तबीयत कैसी है? और अंदर आकर मेरे पास खाट पर बैठ गई। उसके कपड़ों से आती हल्की खुशबू, उसकी शांत आवाज, उसकी आंखों में दिखता अपनापन, इन सब ने मेरे दिन की शुरुआत ही बदल ही दी। वह बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हो अंकुश, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उन गुंडों से भिड़ गए, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर एक अलग सी हलचल पैदा कर दी। उसकी आंखों में जो ममता थी वह मेरी सारी पीड़ा भुला रही थी।
हम दोनों कुछ देर बातें करते रहे, मेरे हाथ के दर्द से लेकर उसके घर की परिस्थितियां, नौकरी का तनाव, उनके माता पिता की चिंता। वो बोलती रही और मैं सुनता रहा। उसका स्वर किसी दवा की तरह लगता था। 8:30 बजे वह बोली, मुझे अब ऑफिस जाना है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल मत रोकना। तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हुआ है। अभी अभी मुझे चैन नहीं पड़ रहा, वो भी मेरी वजह से। उसकी आवाज में अपराध बोध था, लेकिन उसकी आंखों में जो कोमलता थी वह उससे कहीं गहरी थी। उस दिन के बाद से कोमल मेरे लिए जैसे कोई फरिश्ता बन गई। वह रोज सुबह और शाम गर्म गर्म खाना लेकर आते। एक बार अस्पताल से लौटते वक्त हम पास के एक शांत और खूबसूरत कॉफी शॉप में बैठे थे। मेरे हाथ में प्लास्टर था, लेकिन कोमल को उसकी जरा भी झिझक नहीं थी। वह मेरे साथ चलते बैठते हंसते इतनी सहज लग रही थी कि जैसे हमारा रिश्ता कई साल पुराना हो। हमने कोल्ड कॉफी ली और पहला घूंट लेते ही उसके चेहरे पर जो अनमोल मुस्कान फैल गई, उसे देखकर मेरे दिल में कुछ अलग सी हलचल उठी। सम्मान, भरोसा, अपनापन और उसके पीछे छुपा हुआ अनकहा प्यार जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह शांत कॉफी शॉप, हल्की रोशनी, उसका हंसना, मेरे घाव पर हाथ रखते हुए उसका वो सीधा सा सवाल, दर्द हो रहा है क्या? इन सब में मैं खोता चला गया और मुझे महसूस हुआ कि उसके बारे में मेरे दिल में उठने वाली भावना अब सिर्फ एक एहसास नहीं थी, वह एक आदत बन चुकी थी। कोमल की आदत शायद उसके दिल में भी कुछ पनप रहा था, क्योंकि वह हर पल मुझे ऐसी नजर से देखती थी जैसे उसके दिल में कुछ कहने की चाह हो, पर उसे शब्द नहीं मिल रहे हो। दिन गुजरते गए, हमारी मुलाकातें, हमारी हंसी, हमारा साथ, सब मिलाकर एक महीना बीत गया। उस महीने में मेरा प्लास्टर निकाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा हाथ अब ठीक है, चिंता की बात नहीं। और कोमल ने मुझसे ज्यादा राहत की सांस ली। अस्पताल से बाहर आने के बाद वह मुझे हमेशा की तरह मेरे कमरे में ले गई। अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका था, इसलिए पहली बार मुझे उससे दिल खोलकर बात करने का मन हुआ। वह बेटी तो मैंने सहित पूछा, कोमल तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वह हल्का सा हंसी और बोली, पहले आप बताइए आपके घर में कौन है? मैं भी मुस्कुराकर बोला, मेरे गांव में माँ पापा है और मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लड़कियां देखना चल रहा है। मेरा इतना कहना था कि कोमल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैंने तुरंत पूछा, अब तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? लेकिन वह चुप हो गई। उसकी आंखों में अचानक दर्द के बादल उभर आए। मैं घबरा कर बोला, सॉरी, कुछ गलत कह दिया क्या? तो वह धीमी आवाज में बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस। उसका स्वर कांपने लगा। कुछ सेकंड चुप रहकर उसने अपने मन का दर्द खोल दिया। मेरी पहले से शादी हो चुकी थी, सतीश नाम के एक लड़के से। हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मैं विधवा हो गई। ससुराल वालों ने मुझे नहीं रखा, इसलिए मैं अपनी माँ के पास आ गई। अब मैं और मेरी माँ दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पिताजी कई साल पहले गुजर चुके, हमारा कोई सहारा नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसके दर्द की गहराई में सोच भी नहीं सकता था। मैंने नरम स्वर में कहा, कोमल तुम बहुत हिम्मती हो, इतना सहने की बात भी तुम टूटी नहीं। तुम नौकरी करती हो, अपनी माँ को संभालती हो, और जो ख्याल तुमने मेरा रखा यह कोई आम बात नहीं। मैं बोल ही रही रहा था कि तभी उसने अचानक मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी। उसके आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर वे दुख के नहीं थे, उनमें कुछ और ही गहराई थी। कांपती आवाज में वह बोली, एक छोटा कारण नहीं है था अंकुश। वो गुंडे मेरी इज्जत से खेल रहे थे और तुमने मुझे बचाया। उसी दिन से तुमने मेरे दिल में जगह बना ली। तुम्हें देखे बिना मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता, हर पल तुम्हारी याद आती है। उसके इन शब्दों ने मेरे पूरे अस्तित्व में एक बिजली सी दौड़ा दी, जैसे भीतर कहीं गहरे कई ताला टूट कर खुल गया। मैं निशब्द हो गया। उसकी आंखें भर आई थी, होठ कांप रहे थे, और अचानक वह उठकर मुझे कसकर गले लगा ली, जैसे उसके दिल में दबे हुए सालों के भाव आज आजाद हो गए हो। मैंने भी कांपते हाथों से उसे अपने बाहों में भर लिया। उसको खुशबू में
उसकी गर्माहट में, उसकी आंखों में मैं खो गया। मैंने उसका सुंदर चेहरा दोनों हाथ से थामकर उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा, कोमल, मुझे तुम उस पहले दिन से ही पसंद हो। ट्रेन में जब तुम सामने बैठी थी, वह पल मैं आज भी नहीं भूल सकता। उस दिन से तुम्हारी मुस्कान में, मैं तुम्हारी मासूमियत में कुछ ऐसा था। और हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, बहुत प्यार। मेरा यह शब्द सुनते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। मैं उसके और करीब गया और अपने दिल में जमा हुआ सारा प्रेम उसके गुलाबी होठों पर एक कोमल चुंबन देकर व्यक्त किया। वह चुंबन नाजुक था, भावनाओं से भरा था, और उसी पल हमारे रिश्ते को एक अदृश्य मगर अटूट बंधन मिल गया। उस दिन से हमारा प्यार खिलने लगा। लगभग 7-8 महीनों तक हम दोनों साथ रहे। कभी फिल्म देखने जाना, कभी होटल में खाना, कभी बस एक दूसरे के सामने बैठकर बातें करना। हमारा रिश्ता हर दिन और गहरा होता गया। मैंने अपने माता पिता को सब बताया। मैं कोमल को घर ले गया। माँ बाप को वह बहुत पसंद आई। कोमल ने अपने नम्र साफ दिल स्वभाव से कुछ ही दिनों में मेरे घर वालों के दिल में अपनी जगह बना ली। फिर मैं उसके घर वालों से भी मिला और दोनों परिवारों ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में हमारा विवाह हो गया। समारोह साधारण था, पर भावनाएं अनमोल थी। अब कोमल मेरी पत्नी है और जब हम दोनों बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कोमल ने जो किया, उस घटना के बाद मेरे साथ इतना नजदीकी रिश्ता बनाना, अपने दिल की बात कहना, क्या यह सही था या गलत? अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। सच्चा प्यार परिस्थितियों, रूप, पैसे या किस्मत पर निर्भर नहीं होता। वह साहस, ईमानदारी और दिल की पवित्रता पर टिकता है। किसी की मदद करते समय खुद की परवाह न करना, दिल से एक दूसरे का ख्याल रखना और दुख के समय सहारा बनना, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। जिंदगी में सही इंसान वही होता है जो आपको टूटने न दे, गिरने पर थाम ले और आपके मन का भी प्लास्टर बनकर साथ खड़ा रहे। असली सहारा वही है जो मैं हूं ना, इन शब्दों को अपने कर्मों से सच करे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।